बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो था जी कैपेसिटर एंड देयर कैपेसिटेंस, और फिर हमने उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा किया उसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हमने फाइंड की ऐसे पैरामीटर्स पर जो इलेक्ट्रिकल ना थे। मतलब इस बात का ये है कि हमने जब सबसे पहले जो डिफ़ाइन किया वो था जी कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। फिर इसमें नेक्स्ट हमने जो चीज़ डिस्कस की वो ये थी कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस को हमने डिफ़ाइन किया और कहा कि कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू Q ओवर V, चार्ज over potential difference between the both plates of the capacitor। सपोज हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, जिस तरह हमने पढ़ा कि कैपेसिटर की दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, इनमें से एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर होगा उतना ही दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर इक्वल लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव जबकि दूसरे एंड पे नेगेटिव। नेक्स्ट इसमें कैपेसिटर के बारे में हमने ये सीखा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में Q और V, चार्ज जो आपने स्टोर कर सकते हैं उस पर, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में है। फिर हमने एक और रिलेशन फाइंड किया और उसमें हमने कहा कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अगर तो हम यूज़ कर रहे हैं वैक्यूम, फिर ये एप्सिलॉन R वाला फैक्टर नहीं हम लिखते। लेकिन अगर हम कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं जब हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम को रखा है, मतलब हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम रखा उस मीडियम का नाम है, हमने रखा था जी डाई इलेक्ट्रिक। तो सपोज हमने यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक बीच में इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो ये हमारा जो ब्लू वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ द डाई इलेक्ट्रिक दैट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द बोथ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट चीज़ इसमें, अब जब आपने ये बीच में मीडियम रख दिया तब आप इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को कुछ यूँ लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब इन पैरामीटर्स को डिफाइन हमने फिर उसके बाद किया। A इज द फेसिंग एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स, कि दोनों प्लेट्स का जो आमने सामने का एरिया है दैट इज कॉल्ड एरिया। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, D सेपरेशन बिटवीन द बोथ प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन R मीडियम के केस में इट इज़ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि ये मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। नेक्स्ट, आज के इस टॉपिक में हमने क्या सीखना है, हमने ये सीखना है जी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, कि हम डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज कैसे करते हैं। असल में जैसे ही हम कैपेसिटर की किसी प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाई इलेक्ट्रिक को आयोनाइज करना इन अ सेंस शुरू करता है। असल में वो आयोनाइज तो नहीं होता, डाई इलेक्ट्रिक अपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को अलग अलग कर बैठता है, उनको सेपरेट कर बैठता है, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है कोई, इसके दरमियान में यहाँ पर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये उसका न्यूक्लियस। उसके इर्द गिर्द कुछ एनर्जी लेवल्स, कुछ शेल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ये दूसरा एनर्जी लेवल, सेम इसी तरह ये तीसरा एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर मैं यूँ कर देता हूँ कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक एटम का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आप शो कर रहे हैं, और यहाँ पर 1 2 ये 3 और ये 4। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए 14 एंड इट इज़ एन एटम ऑफ सिलिकॉन, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इसको बनाने की वजह क्या है
यहाँ पर हम आपको समझाएंगे जी पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। सपोज करें मैं इस एलिमेंट के करीब यहाँ पर एक ऐसा बॉडी रख देता हूँ जिसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज है। अब हाईली पॉजिटिव चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब दो तरफ से फोर्स लग रही है, एक इसके अपने न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये अट्रैक्शन है। अब जब एक एक्सटर्नल आपने पॉजिटिव चार्ज लेकर आए तो ये एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिस्टर्ब करेगा, जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कुछ डिफरेंट बिहेव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बिहेवियर आप इनका देखेंगे तो इनका बिहेवियर कुछ यूँ होगा कि यहाँ से शेल अपनी शेप को डी शेप करना शुरू कर देगा, वो उस शेप को, असल शेप को खो देगा और शेप आपके पास कुछ यूँ होगी इस साइड से। यहाँ से आपके पास जो शेप आएगी वो तकरीबन यूँ होना शुरू हो जाएगी फील्ड की शेल्स की शेप, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन रखता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इस एंड पर नेगेटिव पार्टिकल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जबकि जो फार एंड है वहाँ पर ये नेगेटिव की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। ये नेगेटिव ज़्यादा इस पॉजिटिव के करीब आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? ये पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा हाईली पॉजिटिव है। अगर उससे ज़्यादा ना भी हो तो फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस सारे केस में आपने अब क्या सीखा कि पॉजिटिव एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गया। सेम ऐसी की एक सिचुएशन आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आते हैं। आपने वहाँ पर एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के करीब एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, मतलब ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके करीब मैं एक चार्ज बॉडी लेकर आता हूँ, चार्ज बॉडी के ऊपर मैं कह देता हूँ लेट्स सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, इस न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस को सेपरेट कर देगी। अब पॉजिटिव किसके लिए अट्रैक्शन रखता है? नेगेटिव के लिए। तो इस एंड पे सारे का सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, जबकि दूसरे एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आने की रीज़न क्या है? इस एंड पे नेगेटिव चार्ज आने की रीज़न ही यही है कि यहाँ पर एक करीब आपने हैवी चार्ज पॉजिटिव बॉडी रख रखा है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में चार्जेस स्प्लिट अप हो जाते हैं और चार्जेस की इस स्प्लिशन को हम लोग नाम देते हैं पोलराइजेशन। और आप लोगों ने इस फिनोमेनन को जो आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, आप इसको नाम देते थे, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। In the presence of a charged body, an isolated conductor develops one type of charge on its either end while other type of charge on the other end। कि एक एंड के ऊपर एक किस्म का चार्ज, दूसरे एंड के ऊपर दूसरी किस्म का चार्ज ऑपोजिट। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये जो आपने फिनोमेनन किया इस बॉडी के साथ हो चुका हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ सारे का सारा नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, यही चीज़ है जी पोलराइजेशन, कि आपने उस चार्ज बॉडी के ऊपर पोल्स बना दी। ठीक है, पोल से यहाँ पर क्या मुराद है? एक टाइप ऑफ चार्ज को हम पोल कहते हैं। सेम ऐसी की एक चीज़ आप केमिस्ट्री में भी फिर पढ़ के आते हैं, वहाँ पर हम एक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर क्या है कि जब आप सपोज HCl के कंपाउंड को मेंशन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। ये पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर? जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले, और उस पेयर को नाम देते हैं जी हम बॉन्ड पेयर। तो चूंकि ये बॉन्ड पेयर, वो दो इलेक्ट्रॉन जो इनके शेयर्ड हैं वो दरमियान में नहीं होते, वो चूंकि क्लोरीन के ज़्यादा करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हम कह देते हैं कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है जी? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब इन अ सेंस हाइड्रोजन के पास एज कम्पेयर टू क्लोरीन स्लाइटली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन हैं शेयर्ड, लेकिन चूंकि उनका
जो झुकाव है वो ज़्यादा किस तरफ है, वो क्लोरीन की तरफ है। तो इस वजह से हम इसको पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी इस केस में भी आप इसको क्या नाम देते हैं, आप इसको पढ़ के आते हैं, इट इज़ द पोलैरिटी। और आज हम उसी चीज़ को, पोलैरिटी को कुछ यूँ डिफाइन कर रहे हैं, हम उसको नाम क्या दे रहे हैं जी, इट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। तो सेम यही बात अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब आप देखें कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दरमियान में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पड़ा है। अब पॉजिटिव अट्रैक्शन किसके लिए रखता है, नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक के इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अगर नेगेटिव यहाँ होगा तो साथ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी तो दूसरे एंड पर होगा, तो इस एंड पर आपने करा दी पोलराइजेशन, जिसके नतीजे में पोल्स, वो एटम कुछ यूं डिवाइड हो जाएगा। यूं आपकी बुक पर भी इसको शो किया गया है, एंड सो ऑन, सारे के सारे आप यूं ही ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें दूसरे एंड पर आ जाए। दूसरे एंड पे चार्ज है इस प्लेट पर नेगेटिव। अब नेगेटिव प्लेट अट्रैक्शन किसके लिए रखेगी, ऑब्वियसली वो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो इस एंड पर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, जबकि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसके फार एंड पे कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव आगे फिर किससे अट्रैक्शन रखता है, पॉजिटिव से। तो ये इन अ सेंस एक बात कंप्लीट होती है। तो यूँ आप कह सकते हैं कि आपने पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दिया। अब जब हमने कल टॉपिक शुरू किया था ना, प्रीवियस लेक्चर को अगर हम ज़हन में रखें, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के तरीक़ेकार में एक तरीका ये भी है कि आप एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक बीच में प्लेस करें। अच्छा डाइलेक्ट्रिक किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, तो अच्छा डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर हमारे काम आता है, क्योंकि जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा उसमें पोलराइजेशन इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन इफ़ेक्ट होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के लिए जब अट्रैक्शन बनाएगा तो दरमियान में जो फील्ड है जो इस पॉजिटिव प्लेट का इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के साथ है। मैं बेसिक डायग्राम फिर बना दूँ। ये वो नेगेटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट थी कैपेसिटर की, ये नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर की आ गई। इन दोनों के दरमियान में एक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जब आप इनको कनेक्ट करें, इसको डिज़ाइन करेंगे और चार्ज प्रोवाइड करेंगे कैपेसिटर को, तो इन दोनों के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव जाती हैं। सेम यहाँ पर जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन वीकर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पर E विल बी स्मॉलर, जबकि यहाँ पर दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पर E स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, E यहाँ पर स्ट्रॉन्गर क्यों, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव प्लेट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। यहाँ पर पॉजिटिव का डायरेक्ट इफेक्ट नेगेटिव पे नहीं है, पॉजिटिव का कुछ इफेक्ट इस नेगेटिव की वजह से भी कैंसल आउट हो रहा है सही, पॉजिटिव से नेगेटिव इफेक्ट है, बिल्कुल है, लेकिन ये नेगेटिव इफेक्ट उसको सप्रेस कर रहा है, उस इफेक्ट को कम कर रहा है। अब जब वो कम हो जाएगा तो E की वैल्यू कम हो जाएगी। जब आपने बीच में मीडियम नहीं रखा, सिर्फ वैक्यूम का केस है, तब E विल बी स्ट्रॉन्गर। और इस चीज़ को फिर हमने प्रूफ किया। हमने ये बात कही कि C वैक्यूम के केस में, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा था, C वैक्यूम के केस में चूंकि ये फैक्टर कम होता है तो कैपेसिटेंस भी कम होती है। एप्सिलॉन आर के केस में ये फैक्टर इंक्रीज कर जाता है, तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड ये बढ़ जाती है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ से हमें कैसे पता चलता है कि कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि E कम हो रहा है। E का रिलेशन किसके साथ है, E इज इक्वल टू V ओवर D। ये फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू V ओवर D। अब यहाँ पर V की वैल्यू कम है, E की वैल्यू कम है, तो V की वैल्यू भी कम होगी। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। E यहाँ पर स्मॉलर है, इसका मतलब V भी क्या हो जाएगा, कम। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखते हैं, Q ओवर V, V कम हो रहा है मीडियम के केस में। ये कैपेसिटेंस कौन सी है जी, मीडियम के केस में। V कम हो गया,
कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर फैक्टर कम हो रहा है, न्यूमिनेटर बढ़ जाएगा। फिर देख लें E इज इक्वल टू वी ओवर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। हमने यहाँ से बात की कि E स्मॉलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में कम है। जब E कम है तो इसका मतलब V की वैल्यू भी कम होगी, एंड व्हेन V स्मॉलर इसका मतलब मीडियम कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है इन केस ऑफ मीडियम तो वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जब मीडियम होता है कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, जब मीडियम नहीं होता कैपेसिटेंस कम होती है। तो ये था आपका जी बच्चों मेन टॉपिक कि पोलराइजेशन किस तरह से कैपेसिटेंस को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लॉजिकल आंसर सारे के सारे पता हों। पहली दफ़ा जब मैंने पढ़ाया तो मैंने कैपेसिटर के केस में सिंपल आपको कैपेसिटेंस का बताया था कि जब आप कोई मीडियम रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, और हमारे पास उस वक्त कोई लॉजिकल ऐसी चीज़ हमने डिस्कस नहीं थी की। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स गुजरे पहली हमारे पास जस्टिफिकेशन यहाँ से आई कि जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम बढ़ती है। फिर उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन का इफेक्ट होता है। मतलब ये एप्सिलॉन आर हम क्यों पुट करते हैं, वो हम इस पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर पुट करते हैं। अब पोलराइजेशन इफेक्ट हमें बताता है कि ई स्मॉलर होता है असल में। मतलब इस फॉर्मूले के पीछे बेसिक्स क्या हैं, वो ये सारी की सारी हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक खुद पोलराइज हो जाता है। जब वो खुद पोलराइज होगा तो ई को वो कम कर देगा। क्यों? जब पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ई विल बी स्ट्रॉन्गर, लेकिन जब कोई मीडियम बीच में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव प्लेट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बल्कि पहले इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव चाहे बहुत थोड़ा लेकिन कुछ ना कुछ तो सप्रेस करेगा, तो सप्रेशन की वजह से ई कम हो जाएगा। ई कम तो वी कम, और वी अगर पोटेंशियल कम हो जाए तो जितनी वी की वैल्यू कम होगी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था जी आपके टॉपिक, पहला टॉपिक। दूसरा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये आपका टॉपिक नंबर 1। और दूसरा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि मतलब जब हम कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करते हैं तो कैपेसिटर एनर्जी को भी स्टोर करता है। तो कैसे करता है वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब इस टॉपिक में क्या है कि हमने एक कैपेसिटर है हमारे पास, अब अंडरस्टूड है वो सारी चीज़ें कि इनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक होगा व्हाट्सएवर द सिचुएशन इज़। ये हमने एक कैपेसिटर डिज़ाइन कर लिया, इनकी दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया इस कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। हमने इसको ज्वाइन कर दिया बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, जस्ट लाइक दिस कि आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें ये जी एक बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक स्विच। अभी स्विच ऑफ है, बैटरी जो वोल्टेज यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी वो बाद की बात है कि कितना प्रोवाइड करेगी। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर है दैट इज़ ज़ीरो। इस कैपेसिटर पे जब चार्ज ज़ीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस तभी क्रिएट होता है जब दो ऑपोजिट चार्जेस हों। जब चार्ज ही कोई नहीं, जब चार्ज ही नहीं होगा तो V की वैल्यू भी कितनी होगी? ज़ीरो। और ये बात हम जानते हैं Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब चार्ज ही नहीं है तो V भी ज़ीरो होगा। चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो शुरू पर V की जो पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो। अब इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करें। आप इसको बैटरी के स्विच को के साथ, जो बैटरी के साथ जो स्विच है इसको ऑन कर दें। बैटरी के साथ स्विच को ऑन करने पर अब चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली, एक तरफ नेगेटिव जबकि दूसरे एंड पे पॉजिटिव। अब जब चार्ज इस बैटरी ने इस कैपेसिटर के ऊपर प्रोड्यूस कर दिया, उसके पास स्टोर करवा दिया, तो यहाँ पर भी एक बात कि किस तरह होता है, मैं फिर से ये बात आपको बता दूँ। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स
डिपॉजिट किए जाएंगे, मूव करके ट्रांसफ़र करवाए जाएंगे। जबकि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा के बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे लाया जाएगा, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ख़ुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से मूव कर जाएंगे तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज दिस प्लेट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस प्लेट पे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूँ इस प्लेट पर नेगेटिव, जबकि इसके सामने वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थोड़ी देर बाद कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुल चार्ज होने पर जो फाइनल पोटेंशियल क्रिएट करता है दैट इज़ V F इज इक्वल टू V। जो फाइनल पोटेंशियल क्रिएट हुआ दैट इज़ इक्वल टू V। अब हमने फाइंड करना है टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। तो टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा कि जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क हमें कौन सा करना पड़ेगा, इन चार्जेस को यहाँ तक पहुँचाने में। और इस केस में वर्क कौन असल में कर रहा होगा, बैटरी के वर्क डन करेगी। तो बैटरी जब ये वर्क कर रही है तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू QV। और ये QV से ही हम क्यों लिख रहे हैं, असल में हमने ये टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से, और हमने उस टॉपिक में ये कहा था V इज़ इक्वल टू W/Q। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट इट मूव्स फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट प्लेस। अब बैटरी से जो चार्ज यहाँ तक मूव कर रहा है तो इस दौरान जितना वर्क डन होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट प्लेस, इन्फिनिटी इस केस में अब कौन सी है, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, V इज़ इक्वल टू W/Q। जब इसको रीअरेंज करें तो QV W इज़ इक्वल टू QV। तो वर्क डन इज़ इक्वल टू QV। जितना वर्क होता है उतनी ही एनर्जी होती है। वर्क डन इज़ इक्वल टू एनर्जी, उसको मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप U से नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल कंप्लीट लिख लें, इट इज़ इक्वल टू एनर्जी। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं एनर्जी इज़ इक्वल टू QV। और यहाँ पर याद रखिएगा पोटेंशियल थ्रू आउट सेम नहीं था। पोटेंशियल थ्रू आउट सेम इसलिए नहीं था कि शुरू पर पोटेंशियल ज़ीरो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता और फाइनली ये कहाँ तक पहुँचा, V तक। तो मैं यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू लिखूँगा दैट विल बी इक्वल टू V एवरेज। Q इज़ इक्वल टू V एवरेज। ठीक हो गया। और एवरेज किस तरह निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू Q एवरेज VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल पोटेंशियल VI 0, VF V, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस करें तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी इज़ इक्वल टू Q इनिशियल पोटेंशियल 0, फाइनल पोटेंशियल V डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 QV। आपने इस 2 को अलग करके लिख लिया और Q को V से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ QV। नेक्स्ट हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू CV। Q इज़ इक्वल टू CV। अगर हम इसको पुट करें ऊपर Q को यहाँ एनर्जी के फॉर्मूले में, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू, एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2, उसी तरह Q की जगह CV, C इंटू V, और ये V साथ मल्टीप्लाई जिस तरह हो रहा है होने दें। तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। V से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी V स्क्वायर। तो कैपेसिटर के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द product of capacitor and the square of the potential difference between the both plates of the capacitor. 1/2 half of the product of capacitance and the square of the potential difference between these two plates. इन दोनों के इक्वल होगा जी हमारी टोटल एनर्जी। मतलब बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी कैपेसिटर को, और जितनी बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की वही एनर्जी इस पर स्टोर होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो जितनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की उतनी वहाँ पर पहुँचेगी। ना तो एनर्जी आप बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एनर्जी एज इट इज़ उतनी ही रहेगी। अब नेक्स्ट इसके बाद जो हिस्सा है उसमें यूँ है कि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिप्लेस क्यों करते हैं? एक बार फिर वही बात कि जिस तरह आपने पिछले टॉपिक में ये फाइंड किया था कि कैपेसिटेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है विदाउट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। हमने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को हटाकर जब देखा तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस इन द केस when medium is placed between the both plates of the capacitor, ये मीडियम आ गया जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अगर ये मीडियम प्लेस किया हुआ हो तो यहाँ पर C मीडियम विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये टॉपिक आपने पिछला जो पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वहाँ से फॉर्मूला हमने लिया। उस फॉर्मूले को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ फिर सुन लें। हम एक ऐसा फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए बनाना चाह रहे हैं जिस फार्मूले के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं वो ना हो। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है V स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हमें मसला कहाँ पर देता है? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर उस वक्त हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब एक कैपेसिटर को हम न्यूली डिज़ाइन करते हैं। अब न्यूली डिज़ाइन करने के बाद अगर मैंने उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है या उस पर एनर्जी फाइंड करनी है कितनी स्टोर होती है, तो उसके लिए पहले मुझे उसे फुल चार्ज करना पड़ेगा। मैं V की वैल्यू पुट करूँगा, C की वैल्यू पुट करूँगा, तब जाके एनर्जी कैलकुलेट होगी। तो अब कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए कि हम कैपेसिटर को डिज़ाइन करें, डिज़ाइन करते साथ उसके एरिया, साइज़, लेंथ, शेप को देख कर हमें पता चल जाए उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो इस वजह से हमने ऐसा बनाना होता है फॉर्मूला, जैसे हमने यहाँ पर किया। देखिए कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर नहीं है, सिंपल एप्सिलॉन R एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, ए एरिया द फेसिंग एरिया ऑफ द बोथ प्लेट्स, में फिर रिपीट कर रहा हूँ, D उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन है, तो इस C मीडियम को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर इसको पुट करें तो एनर्जी विल बी इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। C की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और ये V स्क्वायर एज इट इज़ साथ अभी भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया? इस V स्क्वायर को अभी हम चेंज नहीं कर रहे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और नेक्स्ट आपने इस V स्क्वायर को भी रिप्लेस कर देना। अगर हम इस एनर्जी के बाद यहाँ पर V स्क्वायर में इस V की वैल्यू को हम रिप्लेस कर दें, V की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट उस फार्मूले से। और वो फार्मूला क्या था मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, E इज इक्वल टू V ओवर D। यहाँ से मैं V के लिए फार्मूला लिखूँ, इट विल बी इक्वल टू E इंटू D। इस V इज इक्वल टू E D को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। अगर V को यहाँ पर रिप्लेस करें तो एनर्जी के लिए फार्मूला होगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और V स्क्वायर, इस V की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं जी, E इंटू D। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसको यहाँ पर पुट करें, V इज इक्वल टू E इंटू D, और स्क्वायर है तो एज इट इज स्क्वायर रिप्लेस कर दें। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट इसमें हम स्क्वायर ओपन करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 D 1/2 ओवर D A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर D स्क्वायर। आपने इस E D स्क्वायर को ओपन कर दिया और 2D को मल्टीप्लाई करके ये हम सेंटर में लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका तो ऐसा सच इफेक्ट कोई नहीं होगा। इस D को इस D स्क्वायर में से एक D कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो यहाँ पर D बचेगा उसको मैं इस A से मल्टीप्लाई करके अलग से लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहे हैं तो आगे देखते हैं। यहाँ पर जब हम इसको चेंज करके लिखेंगे, इट विल बी लाइक, इस फॉर्मूले को A और D आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एक D को हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, तो एनर्जी विल बी इक्वल टू
एनर्जी इज इक्वल टू A इंटू डी, A इंटू डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर ओवर 2। डी कैंसिल हो चुका है, डी था ना डी स्क्वेयर, एक डी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एनर्जी का ये फाइनल फार्मूला हो सकता है अगर आप लोग एरिया इनटू सेपरेशन, इसको हम अगर देखें इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स की ये किसकी इक्वल होगा, वॉल्यूम। मतलब वो जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में जितना वो वॉल्यूम बन रहा है वो सारे का सारा, ठीक है। एरिया जब किसी और लेंथ से मल्टीप्लाई होता है इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। अब आप इस v को कहीं पोटेंशियल के साथ मिक्स ना कर दें तो मैं इस v को ब्लू में लिख रहा हूँ एंड दिस v इज़ फॉर वॉल्यूम। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर ओवर 2, ये फॉर्मूला है एनर्जी का। नेक्स्ट अगर हम फाइंड करें इसमें एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी किसकी इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जिस तरह आपने चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी तो चार्ज डेंसिटी थी चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर जब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी तो हम फाइंड कर रहे हैं जी एनर्जी डेंसिटी। पहले हम फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का ही लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वैल्यूज रिप्लेस करें तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी वॉल्यूम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वेयर ओवर 2। तो उस चीज़ को रिप्लेस करें तो ये 2 v ई नॉट ई आर ई स्क्वेयर, ये हो गया एनर्जी का, और वॉल्यूम v तो ये नीचे वॉल्यूम v। वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल, वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ अगर आप कैंसिल कर दें तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास होगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू ई स्क्वेयर, थोड़ी सी मैं तरतीब चेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर 2 और वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल। तो ये है एनर्जी फाइंड करने का अल्टरनेट मेथड। पहला मेथड जो आपने एनर्जी फाइंड करने का सीखा दैट इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। दूसरा जो अब आपने मेथड सीख लिया दैट इज ई स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर 2, और इसमें ये एक इलेक्ट्रिकल फैक्टर, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिकल फैक्टर, कैपेसिटेंस भी और वी भी, दोनों को अलग अलग आपने करना है। यहाँ पर कैपेसिटेंस वाला फैक्टर रिमूव हो चुका है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, इसको थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर लें। सबसे पहले आपने स्टार्ट करते वक्त डायग्राम में ये एक्सप्लेन करना है कि शुरू पर आपने जो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है दैट इज़ 0, या अभी कैपेसिटर आपने न्यूली डिज़ाइन किया, दोनों प्लेट्स को आपने बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन किया, स्विच इस वक्त ऑफ है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, तो इनिशियली जो चार्ज होगा वो 0 होगा और इनिशियल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। जब इनिशियल पोटेंशियल 0 उसके बाद आप इस स्विच को ऑन कर दें, आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और जब चार्ज स्टोर होगा इट विल डेवलप अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, और जब ये पोटेंशियल डेवलप हो जाए तब एनर्जी स्टोर होना शुरू हो गई। जैसे ही चार्ज स्टोर होगा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द बेसिक रिलेशन ऑफ द कैपेसिटर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जैसे ही थोड़ा सा चार्ज आप प्लेट्स को डिपॉजिट करेंगे उसी वक्त थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। सो अब हमने फाइंड करनी नेक्स्ट एनर्जी। तो एनर्जी को फाइंड करने के लिए W इज इक्वल टू QV, W यहाँ पर वर्क,
और कोई बॉडी उतना ही वर्क कर सकता है जितना उसके पास एनर्जी हो। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क और एनर्जी Q इज QV, और यहाँ पर आपने जो V पुट करना है, पोटेंशियल पुट करना है, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल। इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू V है। एवरेज पुट करने की रीज़न ये है कि थ्रू आउट द चार्जिंग, जब तक कैपेसिटर को आप एनर्जी स्टोर करवाते रहे उस पर, तो उस सारे के सारे केस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल इंक्रीज होता गया। जब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो आप पोटेंशियल की कोई फिक्स वैल्यू नहीं पुट करते, बल्कि एक एवरेज वैल्यू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू Vf इज इक्वल टू V। सिंप्लीफाई किया 1/2 QV, कैपेसिटर की इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, Q को यहाँ पर रिप्लेस करें CV मल्टीप्लाई V स्क्वेयर, तो 1/2 CV स्क्वेयर। C कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्लेस्ड, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। अब यहाँ पर V को हमने पुट कर दिया ED, V को ED कहाँ से पुट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू V ओवर D, D को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई, V इज इक्वल टू ED, तो उसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों को आपने स्केयर को ओपन करना, स्केयर ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में आप पहुँच गए यहाँ तक। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट या सेपरेशन बिटवीन द बोथ प्लेट्स, ये है D, सेपरेशन बिटवीन द बोथ प्लेट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम बिटवीन द बोथ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इस वॉल्यूम और इस इक्वेशन को आपने यहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। V एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर ओवर 2, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड, वॉल्यूम से कैंसिल, तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है जी एनर्जी डेंसिटी की। तो ये था जी आपका टॉपिक। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बच्चों ये यहाँ तक हम आपको वाइंड अप करते हैं। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक रह गया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।